हेलो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग शुरू करते हैं अगला पाठ, कैकेयी का अनुताप और गीत। मैथिली शरण गुप्त इस पाठ के रचनाकार हैं। पद्य में इन्होंने करुणता, दीनता, भाव, गेयता आदि को बहुत अच्छी प्रकार से डाला है। इनके शब्दों में कभी कभी जादू सा दिखता है। मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में कभी कभी जादू सा भी दिखता है। तो जब पढ़ेंगे हम लोग तो बताएंगे, लेकिन आज मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आदि पढ़ने के बाद हम लोग पाठ की ओर अग्रसर होंगे। तो चलिए देखते हैं मैथिली शरण गुप्त। चलिए आइए दोस्त, हम लोग शुरू करते हैं मैथिली शरण गुप्त। अध्याय नंबर जो भी हो आपकी पाठ में, लेकिन आगे पीछे करके देख लीजिएगा। तो इनका संक्षिप्त परिचय देखते हैं कि इनका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में चीरगांव झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम था सेठ रामचरण गुप्त। इनकी मुख्य रचनाएं हैं साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, सिद्धराज। इनकी शिक्षा अधिकतर घर पर हुई। इनकी भाषा खड़ी बोली है, सरल, सुसंगठित, प्रसाद तथा ओज गुण से युक्त है। इनकी शैली उपदेशात्मक शैली है, प्रबंधात्मक शैली है, नीतिगत शैली है और विवरणात्मक शैली है। और इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में हो गई। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग इनके विस्तृत जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चीरगांव जिला झांसी में 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले के चीरगांव नामक गांव में हुआ था। समय था 3 अगस्त 1886 ईस्वी। काव्य रचना की ओर बाल्यावस्था से ही इनका झुकाव था। ये छोटे जब से थे तो छोटी उम्र में ही ये रचना करने का काम किया करते थे। छोटी छोटी रचना करते थे। तो आप लोग जानते हैं कि जो बालक होता है उसमें जो बनने की क्षमता होती है वह बचपन से ही विकसित होने लगती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट कर उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया था। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के विचारों से प्रेरित थे। उन्हीं से प्रेरित होकर रचना भी किया करते थे। इनकी कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण इन्हें हिंदी संसार ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया, यानी इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। आगे चलिए देखिए, राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य मनोनीत किया, यानी ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। भारती का यह साधक 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में गोलोकवासी हो गया, यानी हिंदी साहित्य का एक सूर्य डूबा। वह सूर्य था मैथिली शरण गुप्त। इनकी हम लोग रचना पढ़ते हैं दोस्त, मजा तो आ ही जाता है। शुरू करते हैं, नीचे आइए देखते हैं। गुप्त जी की रचना संपदा विशाल है। इनकी रचनाएं बहुत है। इनकी विशेष ख्याति रामचरित पर आधारित महाकाव्य साकेत के कारण है। इनको जो विशेष ख्याति मिली, इन्हें जो विशेष स्थान प्राप्त होता है वह साकेत के कारण होता है। इनकी अन्य रचनाएं जयद्रथ, वध, भारत भारती, अनघ, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज आदि गुप्त जी की अन्य प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं।
यशोधरा एक चंपू काव्य है जिसमें गुप्त जी ने महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया है। महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किसने किया है? तो मैथिली शरण गुप्त ने, और यह रचना है यशोधरा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्त, फिर इनकी चर्चा करते हैं। गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह भारत भारती है जिसमें भारत की कुदशा का बयान हुआ है। माइकेल मधुसूदन की वीरांगना, विरहणी, व्रजांगना, मेघनाद वध और नवीन चंद्र के पलाशीर युद्ध का इन्होंने अच्छे पद्यमय अनुवाद किया है। देश की कालानुसार बदलती भावनाओं तथा विचारों को भी अपनी रचना में स्थान देने की इनमें क्षमता है। छायावाद के आगमन के साथ गुप्त जी की कविता में भी लाक्षणिक वैचित्र और मनोभावों की सूक्ष्मता की मार्मिकता आई। यानी कि ये छायावाद से पहले रचना किया करते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि गुप्त जी जो रचना किया करते थे छायावाद से पहले, इनकी रचनाओं में देश प्रेम, भक्ति, लाक्षणिक गुण, यानी कहें कुछ और अर्थ कुछ और निकले। देश पर इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखने का काम किए। पुनः मैं बता देना चाहता हूं कि ये छायावाद से पहले के कवि हैं, परंतु इनकी रचनाओं में जब छायावाद आ रहा था उस समय भी छायावाद का इनकी रचनाओं के ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाई देता है, प्रभाव नहीं दिखाई देता है। छायावाद के आगमन के साथ गुप्त जी की कविता में भी लाक्षणिक वैचित्र और मनोभाव के सूक्ष्मता की मार्मिकता आई। गुप्त जी का झुकाव भी गति काव्य की ओर हुआ। गीत काव्य होगा, गीति काव्य, गति नहीं, गीति काव्य की ओर हुआ। गुप्त जी का झुकाव गीति काव्य की ओर हुआ, मतलब कि इन्होंने अब जो रचना लिखना शुरू किया उन रचनाओं में गीतात्मकता मिलेगी, गाया जा सकता है उन रचनाओं को अच्छी प्रकार से। मैं आगे बताऊंगा भी गाकर। प्रबंध के भीतर ही गीति काव्य का समावेश करके गुप्त जी ने भाव सौंदर्य के मार्मिक स्थलों से परिपूर्ण यशोधरा और साकेत जैसे उत्कृष्ट काव्य कृतियों का सृजन किया। इनकी जो शैलियां थी उसमें प्रबंध शैली और प्रबंध काव्य लिखा करते थे, परंतु बाद में इन्होंने सोचा कि मैं भी कुछ उसमें अलग करूं, तो भाव सौंदर्य का इन्होंने समावेश किया। और भाव सौंदर्य के समावेश के साथ ये रचना को गाने की तरह लिखने लगे कि रचनाओं को जो हम काव्य लिख रहे हैं या महाकाव्य लिख रहे हैं उसको क्या किया जा सके, गाया जा सके। तो ये गाने की तरह या गीति काव्य की तरह ये लिखने लगे। तब से इनकी रचनाएं जो है कि गीति काव्य की ओर झुकी, और उसी समय इन्होंने क्या लिखा, तो साकेत और यशोधरा लिखा। ठीक है, गुप्त जी के काव्य की यह प्रधान विशेषता है कि गीति काव्य के तत्वों को अपनाने के कारण उसमें सरसता आई है। जो इनकी रचनाओं में सरसता आ गई है। सरसता का मतलब कि रस से परिपूर्ण, तनी और अच्छा लगने लगा काव्य। क्यों लगने लगा? क्योंकि ये अपनी रचनाओं में गीति जो गाने की कला है उसको भी इन्होंने डाल दिया। ठीक है, गीति काव्य के तत्व को अपनाया। ठीक है, पर प्रबंध की धारा की भी उपेक्षा नहीं हुई। गुप्त जी के कवित्व के विकास के साथ इनकी भाषा का बहुत परिमार्जन हुआ। उसमें धीरे धीरे लाक्षणिकता, संगीत और लय के तत्वों का प्राधान्य हो गया। धीरे धीरे ये नहीं है कि ये अपने लाक्षणिक विचारधारा को छोड़ दिए, लाक्षणिक विचारधारा को ये अपनाए रहे, परंतु उसमें गीति काव्य का समावेश कर दिया कि गाने योग्य बन जाए। ठीक है, राष्ट्र प्रेम गुप्त जी की कविता का प्रमुख स्वर है। भारत भारती में प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इस रचना में व्यक्त स्वदेश प्रेम ही इनकी परवर्ती रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और नवीन राष्ट्रीय भावनाओं में परिणत हो गया। इसकी कविता में आज की समस्याओं और विचारों के
स्पष्ट दर्शन होते हैं। गांधीवाद तथा कहीं कहीं आर्य समाज का भी प्रधान भाव भी उन पर पड़ता है। अपने काव्यों की कथा वस्तु गुप्त जी ने आज के जीवन से न लेकर प्राचीन इतिहास अथवा पुराणों से ली है। ये अतीत की गौरव गाथाओं को वर्तमान जीवन के लिए मानवतावादी एवं नैतिक प्रेरणा देने के उद्देश्य से ही अपनाते हैं। ठीक है। इनकी रचनाओं में प्राचीन पौराणिक विचारधाराओं को स्थान दिया गया, लेकिन कुछ ऐसी रचनाएं थीं जिसमें इन्हें कुछ नवीन विचारधारा भी देनी पड़ी और कुछ रचनाओं में देश के प्रति प्रेम को इन्होंने दर्शाया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। गुप्त जी की चरित्र कल्पना में कहीं भी अलौकिकता के लिए स्थान नहीं। ये जो चरित्र चुनते हैं उसमें कहीं पर भी अलौकिकता नहीं दिखाई देती है। इनके सारे चरित्र मानव है, उनमें देव और दानव नहीं है। यानी कि इनके जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में सारे चरित्र इस मानव से ही लिए गए हैं। इनकी एक भी ऐसी रचना नहीं मिलेगी जिसमें देव और दानवों का वर्णन किया गया हो। इनके राम कृष्ण गौतम आदि सभी प्राचीन और चिरकाल से हमारी श्रद्धा प्राप्त किए हुए पात्र हैं, इसलिए वे जीवन प्रेरणा और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। साकेत के राम ईश्वर होते हुए भी तुलसी की भांति आराध्य नहीं है, हमारे ही बीच के एक व्यक्ति हैं। जिस प्रकार से तुलसी ने श्री राम के चरित्र का वर्णन किया है उसी प्रकार से ये भी किए हैं और इनकी रचना है साकेत। नारी के प्रति गुप्त जी का हृदय सहानुभूति और करुणा से आप्लावित है। यशोधरा, उर्मिला, कैकेयी, विधृता, रान कदे आदि नारियां गुप्त जी की महत्वपूर्ण सृष्टि है। साकेत में उर्मिला और यशोधरा में गौतम पत्नी यशोधरा को भारतीय नारी जीवन के आदर्श की प्रतिमाएं बताते हुए उनकी त्याग भावना एवं करुणा को बड़े ही सरस एवं सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इनकी निम्न दो पंक्तियां हिंदी काव्य की अमर निधि बन गई है। इन्होंने जो लिखा यशोधरा और साकेत में उर्मिला का वर्णन किया, उसमें से कुछ पंक्तियां हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये जो पंक्तियां हैं मेरे दोस्त, आप लोग इसको याद भी करिएगा। यदि आप कहीं पर लिख रहे हैं और इसको कहीं कोट कर देते हैं तो बहुत अच्छा आपको नंबर भी मिलता है। और इसको लिखने के बाद जो आपका कॉपी जांचने वाला होता है उसका झुकाव हो जाता है आपके लिखे हुए कॉपी की ओर और आपके शैली की ओर। तो आगे चलिए देखते हैं क्या है। गुप्त जी की भाव व्यंजना में सर्वत्र ही जीवन की गंभीर अनुभूति के दर्शन होते हैं। इन्होंने कल्पना का आश्रय तो लिया है पर इनके भाव कहीं भी मानव की स्वाभाविकता का अतिक्रमण नहीं करते हैं। इनके काव्य में सीधी और सरल भाषा में इतनी सुंदर भाव व्यंजना हो जाने का एकमात्र कारण जीवन की गंभीर अनुभूति ही है। इन्होंने पात्र लिया है, ठीक है, कल्पना का पात्र लिया है, लेकिन कल्पना के पात्र में इनकी जो पात्र की कला है वह कहीं दैवी दानवी और किसी विलक्षण प्रतिभा के पात्र नहीं है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। गुप्त जी खड़ी बोली को हिंदी कविता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने वाले समर्थ कवि के रूप में विशेष महत्व रखते हैं। सरल शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली में कविता करके इन्होंने ब्रज भाषा के स्थान पर उसे समर्थ काव्य भाषा सिद्ध कर दिखाया।
इनके पहले जो रचनाएं लिखी जाती थी वह ब्रज में और अवधि में लिखी जाती थी, अधिकतर ब्रज में लिखी जाती थी। लेकिन जब ये आए तो खड़ी बोली को परिमार्जित करने का काम किया, खड़ी बोली में लिखने का काम किया, जिसके कारण खड़ी बोली को भी हिंदी में अच्छा स्थान प्राप्त हुआ। स्थान स्थान पर लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोगों से इनकी काव्य भाषा और भी जीवंत हो उठी। प्राचीन एवं नवीन सभी प्रकार के अलंकारों का गुप्त जी के काव्य में भाव सौंदर्यवर्धक स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। सभी प्रकार के प्रचलित छंदों में इन्होंने काव्य रचना की, यानी इनकी रचनाओं में नए और पुराने सभी अलंकार मिलेंगे। इनकी रचनाओं में नई शैली, पुरानी शैली, दोनों प्रकार की भी शैली मिलेगी। ठीक है। गुप्त जी युगीन चेतना और इसके विकसित होते हुए रूप के प्रति सजग थे। इसकी स्पष्ट झलक इनके काव्य में मिलती है। राष्ट्र की आत्मा को वाणी देने के कारण ये राष्ट्र कवि कहलाए और आधुनिक हिंदी काव्य की धारा के साथ विकास पथ पर चलते हुए युग प्रतिनिधि कवि स्वीकार किए गए। ठीक है। ये हिंदी में नई झलक लाए, कविताओं को लिखने की एक नई दिशा दिए, एक नई दिशा विकसित की। इस कारण इनकी रचनाओं में राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखाई दिया, तो इस कारण इन्हें राष्ट्र कवि कहा गया। ब्रज भाषा से दूर हटाकर हिंदी भाषा की ओर लेकर गए, खड़ी बोली की ओर लेकर गए, इस कारण इन्हें युग का प्रतिनिधि भी माना जाता है। ठीक है। इन्होंने राष्ट्र को जगाया और उसकी चेतना को वाणी दी। हिंदी काव्य को श्रृंगार रस की दलदल से निकालकर उसमें राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही है। ये सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के राष्ट्र कवि थे। सच्चे अर्थ में कहें तो ये आधुनिक भारत के राष्ट्र कवि थे ही। ठीक है। तो हमने आपको बताया मेरे दोस्त राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में। तो अगले दिन मैं जब आऊंगा तो यहीं से शुरू करूंगा कैकेयी का अनुताप। ठीक है। और इनका अगला शीर्षक रहेगा गीत। तो आज के लिए बस इतना ही, जाने की आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।